ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जब मैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस या सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल आपको पढ़ा रहा था स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तब भी मैंने ये जिक्र किया था कि बेसिकली जो सीक्वेंस होती है वो एक फंक्शन होती है जिसका डोमेन होता है नेचुरल नंबर और जिसकी रेंज होगी आज रियल नंबर। क्यों होगी आज रियल नंबर? क्योंकि मेरे पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की मैं बात कर रहा हूं। तो जो भी सीक्वेंस का कोडोमेन होता है, सीक्वेंस वहां पर मानी जाती है। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स, सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो सीक्वेंस बहुत सारे टाइप की हो सकती है। वो जो टाइप डिफाइन होते हैं वो उस सीक्वेंस की रेंज के रेस्पेक्ट में डिफाइन होते हैं। तो दुनिया का कोई भी सीक्वेंस हो, सीक्वेंस का डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर रहता है और रेंज यहां पर रियल नंबर है, वैसे रेंज कुछ भी हो सकती है। ठीक। अब अगर डोमेन नेचुरल नंबर है तो फंक्शन जब आप डिफाइन करेंगे तो 1 पे डिफाइन करेंगे, फंक्शन 2 पे डिफाइन करेंगे, डॉट डॉट, फंक्शन n पे डिफाइन करेंगे अप टू डॉट डॉट, है ना। अब f ऑफ 1 जो होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, दिस मस्ट बी रियल नंबर, दिस मस्ट बी रियल नंबर, दिस मस्ट बी रियल नंबर अप टू डॉट डॉट, राइट। बेसिकली दिस इज व्हाट f1 is what f1 is the value of the function at 1 या वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस एट 1, जिसको आप फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। समझ गए बेटा? इसको आप कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f1, दूसरे वाले को f2, तीसरे वाले को f3, डॉट डॉट fn। इन जनरल आप सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन जनरल आप an से रिप्रेजेंट करते हैं या xn से रिप्रेजेंट करते हैं? मैं भी जनरली an या xn से ही रिप्रेजेंट करूंगा। बस आज मैं fn इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं समझा सकूं कि मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। बस। तो फंक्शन जो है उसका डोमेन है नेचुरल नंबर, ये फिक्स है। आज के अकॉर्डिंग जो आपकी रेंज है वो भी फिक्स है और वो है रियल नंबर। बेटा समझ में आ गया यहाँ पर? सीक्वेंस समझ में आई मेरे बच्चों? यस सर। अब क्योंकि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, तो यहाँ पे दो बातें डिफाइन होंगी कि भाई इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। वो तो आपने लिख दिया नेचुरल नंबर। अब बारी आती है रेंज ऑफ द सीक्वेंस। दिस इज नथिंग बट fn such that n belongs to natural number and this must be a subset of real number। बस एक बात है मेरे बच्चों कि दुनिया की कोई भी सीक्वेंस हो उसमें हमेशा इनफाइनाइट टर्म होती है, बट उस सीक्वेंस की रेंज के अंदर फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों टाइप की टर्म होती है। मतलब सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट होती है बट सीक्वेंस का रेंज फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकता है। क्यों हो सकता है ऐसा? क्योंकि सीक्वेंस का जो रेंज होता है बेसिकली वो सेट होता है। समझ गए? सेट होता है। और सेट में एक खास बात यह है कि सेट के रिपीटेड एलिमेंट बार बार सेट में रिपीट नहीं होते। सीक्वेंस के रिपीटेड एलिमेंट बार बार सीक्वेंस में रिपीट होते हैं। तो समटाइम the sequence and the range of the sequence are same, sometime the sequence and the range of the sequence are different। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक सीक्वेंस है 1/n, n belongs to natural number। अगर आपसे पूछूं इसकी रेंज लिखो तो ब्रैकेट लगा देना 1/n, n belongs to natural number। वही सीक्वेंस है, वही उसकी रेंज है। लेकिन यहीं पे अगर एक सीक्वेंस लिखता -1 टू दी पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और पूछता इसकी रेंज बताओ, तो इसकी रेंज में दो एलिमेंट है 1 और -1। बी केयरफुल, समटाइम्स रेंज एंड द सीक्वेंस आर सेम, समटाइम्स द सीक्वेंस एंड द रेंज आर डिफरेंट। क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है मेरे बच्चों? वेरी गुड। अब ये बात मैंने यहां पर आपको क्यों पढ़ाई, उसका रीजन है। एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा जिसका नाम है लिमिट पॉइंट निकालिए।
तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन वो लिमिट पॉइंट किसके थे? किसी सेट के। तो अब जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस पूछा है या लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ सीक्वेंस पूछा है। बी केयरफुल, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस पूछा है या लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ सीक्वेंस पूछा हुआ है। तो रेंज अलग चीज हो जाती है कभी कभी और सीक्वेंस अलग चीज हो जाती है। मुझे पता नहीं है कि आपको ये सब चीजें पता थी या नहीं पता थी, लेकिन एज ए टीचर बताना एक बार मेरा फर्ज जरूर है कि बेटा ये चीजें काम की है आपके, गौर करिएगा। चलो आगे मेरे बच्चों, चलो आगे फटाफट बोलो। वेरी गुड। चलिए अब एक छोटा सा पॉइंट आता है जो हम आगे चल के यूज भी करेंगे। पॉइंट का नाम है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो क्योंकि सीक्वेंस एक फंक्शन ही होता है, तो जो फंक्शन की बाउंडेडनेस होती है वही सीक्वेंस की भी बाउंडेडनेस होगी। अब आज आपको मैं गुरु मंत्र देने जा रहा हूं, एक बात बताने जा रहा हूं। दुनिया का कोई भी सिस्टम जितने डायमेंशनली वेक्टर स्पेस में वर्क करता है उससे 2 गुना बाउंड्रीज होती हैं हमेशा। आराम से सुनिएगा। राजीव है क्लास में बेटा? तू राजीव, प्रज्ञा बेटा हो आप लोग क्लास में? यस सर, यस। है ना। बाकी बच्चे के मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि कोई सवाल नहीं पूछता तो मैं नाम भी नहीं लेता हूं। मैं नाम क्लास में उसी के लेता हूं जो मेरे साथ डिस्कशन करता है। बाकियों ऐसा नहीं है कि मैं बाकियों को पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ा सबको रहा हूं, लेकिन नाम टीचर उसी के लेगा जो उससे बात करेगा। तो आप बात समझिए, जब हम बाउंडेड की बात करते हैं तो सबसे पहले तो बाउंडेड होगा या नहीं ये तो बात का सवाल है। सबसे पहले तो क्या आपको पता है कि कितनी बाउंड्रीज होंगी, कौन कौन सी बाउंड्रीज होंगी? तभी तो हम बोलेंगे कि वो बाउंड्रीज है या नहीं। तो एक रूल दे रहा हूं आपको, दुनिया का कोई भी सिस्टम जितनी डायमेंशन में वर्क करता है उससे 2 गुना बाउंड्रीज होती है। आज हम किस में बात कर रहे हैं? रियल नंबर में। रियल नंबर का डायमेंशन कितना होता है? 1। तो कितनी बाउंड्री होंगी? 2। एक लोअर बाउंड्री, एक अपर बाउंड्री, एक लेफ्ट बाउंड्री और एक राइट बाउंड्री। समझ गए? तो कोई भी सिस्टम बाउंडेड तब माना जाएगा जब उसकी सारी बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती होंगी। तो सारी बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती होंगी तो पहले पता होना चाहिए कि बाउंड्रीज है कितनी इसकी। समझ गए? तो रियल नंबर में 2 ही बाउंड्रीज होती है, तो 2 ही बाउंड्री मुझे चाहिए। तो मैथमेटिशियन ने 2 टाइप की बाउंड्रीज बनाई। एक बनाया बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो ये फेमस टर्म है, इसको हम बाउंडेड लेफ्ट भी कहते हैं। बाउंडेड लेफ्ट भी कहते हैं, लेकिन जनरली बाउंडेड लेफ्ट जो टर्म है वो इतनी फेमस नहीं है। बाउंडेड बिलो ज्यादा फेमस टर्म है। बाउंडेड बिलो का मतलब है कि मुझे एक लोअर बाउंड मिल जाएगा किसी भी सीक्वेंस का। तो बाउंडेड बिलो वो सीक्वेंस मानी जाती है जहां पे आपका ए नंबर एग्जिस्ट कर जाता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ गए बेटा? मान लो मेरी सीक्वेंस है xn, अंडरस्टूड है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बाउंडेड बिलो मतलब एक तरफ से बाउंडेड है। अब आता है बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव मतलब ऊपर से बाउंडेड होना चाहिए, तो एक दूसरा नंबर ऐसा मिल जाना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और मेरे बच्चों अगर लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री दोनों आपको मिल जाती है तो सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड। तो बाउंडेड सीक्वेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? बाउंडेड होने के लिए दोनों बाउंड्स मिलने चाहिए। दोनों बाउंड्स मिलने का मतलब होता है ये, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। So this is bounded up below, this is bounded above and this is bounded। अब मेरे बच्चों एक बात है कि कोई भी सीक्वेंस जरूरी नहीं है किसी भी टाइप की बाउंडेडनेस रखती हो। मतलब हो सकता है कोई भी सीक्वेंस ना तो बाउंडेड अबव हो ना तो बाउंडेड बिलो हो, सिर्फ बाउंडेड अबव हो बिलो ना हो, सिर्फ बिलो हो अबव ना हो, और हो सकता है बाउंडेड अबव एंड बिलो दोनों हो। बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल
क्या होगा वो बाद में देखेंगे, बाउंडेडनेस के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। समझ में आया? कुछ भी पूछना चाहते हो बिल्कुल खुलेआम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे बच्चों, पर लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ द सीक्वेंस का कोई एग्जांपल बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ मेरे बच्चे, बिल्कुल बता सकता हूँ मेरे बच्चे। अच्छा, इसमें एक और बात लिख लो, बाउंडेड सीक्वेंस का कभी कभी आप ये भी डेफिनेशन देखेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस का कभी कभी आप ये भी डेफिनेशन देखेंगे, xn is less than equal to some number m for all n belongs to natural number। मतलब ये वाली बात और ये वाली बात दोनों इक्वलेंट है, ये वाली बात और ये वाली बात दोनों इक्वलेंट है। ठीक है बेटा? यस सर। बेटा, अब जो बच्ची पूछ रही थी कि सुधीर सर एक बार एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो एक सीक्वेंस है -1 टू दी पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये वही सीक्वेंस है जो कल चल रही थी। इस सीक्वेंस के कितने लिमिट पॉइंट थे? इस सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट है, 1 और -1। अभी पढ़ाऊंगा आपको 5 मिनट बाद लिमिट पॉइंट, तो समझ में आएगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे इस सीक्वेंस की रेंज के लिमिट पॉइंट बताइए, तो जिस बच्ची ने सवाल पूछा था, बाबू इस सीक्वेंस की रेंज बता सकती है तो क्या होगी, इस सीक्वेंस की रेंज बता सकती है क्या होगी? जी, किसका सवाल था? प्रज्ञा का? किसका सवाल था बेटा? जी सर, मैंने पूछा। हाँ जी बाबू, इसकी रेंज बता सकते हो क्या होगी? कोई और बच्चा हेल्प करेगा? कोई और बच्चा बताएगा इस सीक्वेंस की रेंज क्या होगी? राजीव बेटा आप बोलोगे कुछ? तो इसमें माइनस और 1। वेरी गुड, इसकी रेंज होगी -1 और 1। प्रज्ञा बेटा समझ में आया? रेंज, रेंज समझ में आई जी सर। है ना? अब बाबू अगर रेंज तेरी समझ में आ गई और कोई पूछे इस सेट के लिमिट पॉइंट बताइए, तो कल क्या बोला था? फाइनाइट सेट के लिमिट पॉइंट नहीं होते, तो इसके भी लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, तो डिफरेंस नहीं हो गया। सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट है, बट उसकी रेंज के लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते। ये डिफरेंस है दोनों बातों में। डेप्थ बात है ये, कभी तुम हल्के में ले रहे हो इसको। हो सकता है किसी टीचर ने इसका डिस्कशन भी ना किया हो, क्योंकि टीचर को बेचारे को खुद नहीं पता क्या चल रहा है जीवन में। समझ में आया? समझ में आया तुम लोगों को? उतना आसान नहीं होती चीजें। चलिए जी बेटा। सर इसीलिए मैंने कहा था कि एग्जांपल ऐसे कुछ बता दीजिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया। चलूं आगे? जी सर। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो यही है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। क्या टॉपिक है? लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। देखिए मेरे बच्चों, अब जो मैं बात कर रहा हूं आज आपके साथ, वो किसी सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, किसी सेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। सेट के सिर्फ लिमिट पॉइंट्स होते हैं। सीक्वेंस में दो बातें होती हैं, सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट भी होते हैं और सीक्वेंस की लिमिट भी होती है। सीक्वेंस क्योंकि फंक्शन होता है, इसलिए उसकी लिमिट भी होती है। फंक्शंस की लिमिट तो आपने कंफर्म पढ़ी होंगी। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ना कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट अलग चीज होती है, लिमिट पॉइंट अलग चीज होती है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन वही रहेगी जो अब तक मैंने आपको बताई है, बस डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन आज पहले हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। समझिए, आपको पता है ना किसी फंक्शन की लिमिट क्यों निकालते हैं? राजीव बेटा बताओगे कुछ? किसी फंक्शन की लिमिट का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा जाता है? जी, कोई बच्चा बताएगा? तो जिस 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 पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है उस पर हम अप्रोचेज वैल्यू फाइंड करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट निकालते हैं। अगर इक्वल होता है तो उस फंक्शन। एक सेकंड, एक सेकंड में बच्चे, काम के प्रेशर में दिन रात फोन रखता है साला।
उठाओ नहीं फोन। हाँ बेटा, अब बोल मोहित, वो सॉरी, अब बोल राजू बेटा। हेलो, हाँ जी। नहीं, माल रोड किनसे कैंप ना। हाँ, किनसे कैंप तक तो भेजो, सुबह आएगा, कहाँ पे आएगा? मैंने आपको लोकेशन भेज रखी, उसको लोकेशन दे दो आप। लोकेशन दे, उसको बोला कि तेरी कुछ भी समझ में ना आए, कि जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर पहुंच जाना। हाँ, मेरा फोन नंबर दे दो उसको, जीटीबी नगर। 8 बजे नो एंट्री हो जाएगी, अभी मैं क्लास में हूँ, चलो अभी तो 9 बजे तक थोड़ा लेट भेज देते, बट 10 बजे भेज दो। 10 बजे भेज दो, क्योंकि मेरी क्लास चल रही है ना, फिर मैं क्लास में छोड़नी पड़ेगी मुझे। हाँ, तो तुम आप एक काम करो, उसको बोल दो 10 बजे तक लोकेशन पे आ जाए। हाँ, नहीं नहीं, समझे नहीं बात को, कट्टे भी तो नहीं करवाऊंगा। चलो चलो, ये बात कॉल कर दी, मैं फोन अपने सामने रखूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो क्या बात चल रही थी राजू बेटा, कुछ कहना सर था शायद? लिमिट लिमिट के बारे में कि लिमिट क्यों हाँ निकलते हैं। हाँ, लिमिट तो इसलिए सर निकालते हैं, सबसे पहले जो हमारी अप्रोच बनी थी वो सर यही। आपका माइक म्यूट है क्या? हाँ जी बेटा, भाई ऐसे माइक ना हो किया करो बीच में, ये घर की बातें घर में रखो। हैं? चलिए ओके। तो लिमिट इसलिए डेवलप हुआ था क्योंकि कभी कभी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफाइंड नहीं होता, तो उसकी हम अप्रोचिंग वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जिस पॉइंट पर भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, उसी पॉइंट पर हम लिमिटिंग बिहेवियर की बात करते हैं। तो आज मैं उतना डीप लिमिट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि लिमिट जब जाऊंगा तो फंक्शन के लिए जाऊंगा, आज अपने वाली बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि सीक्वेंस एक फंक्शन होती है जिसको आप, डोमेन होता है नेचुरल नंबर और रेंज होती है रियल नंबर, जिसको आप डिफाइन करते हो एक्स एन से या डिफाइन करते हो एक्स एन से, जो कि बेसिकली क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है एट एन, या जिसको आप nth टर्म कहते हो। तो x1 आपको मिल जाएगा, x2 आपको मिल जाएगा, x3 डॉट डॉट सब कुछ मिलता चला जाएगा। आपको चाहिए x इन्फिनिटी। x इन्फिनिटी का मतलब x इन्फिनिटी नहीं है, x इन्फिनिटी का रिप्रेजेंटेशन है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द लार्जेस्ट पॉइंट ऑफ द डोमेन। ठीक है बेटा, ऑब्वियसली बात है, अगर सीक्वेंस एक फंक्शन है तो डोमेन के हर पॉइंट पर डिफाइंड होगी, तो पहले पॉइंट पे भी डिफाइंड होगी, दूसरे पे भी डिफाइंड होगी, तीसरे पे भी डिफाइंड होगी, तो बाबू सबसे लास्ट के पॉइंट पे भी तो डिफाइंड होगी ना। अब प्रॉब्लम ये है कि जो डोमेन है उसका सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी वैल्यू हमें पता ही नहीं है। तो जब वही वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो फंक्शन की वैल्यू मैं निकाल कैसे दूंगा? दैट्स वाई जो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी वो लिमिटिंग वैल्यू निकलेगी, और अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दैट नंबर इज कॉल्ड लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, एंड द सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। तो ये जो कन्वर्जेंट टर्म है ये डायरेक्टली रिलेटेड है विद द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। तो क्या कहता है वो कि भाई फंक्शन की मुझे वैल्यू बता दीजिए, यानी कि nth टर्म की वैल्यू बता दीजिए, लेकिन कब? जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। और मेरे बच्चों, अगर ये वैल्यू बराबर बन गई a के, then a is called limit of the sequence and the sequence is called convergent. The sequence is called convergent and the converging point is a, यानी कि a is called converging point. A is called converging point. बाबू समझ में आया? हाँ जी बेटा, समझ में आया सारी बातें? बाकी यस सर। बहुत सारी डीप बातें मैंने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से पढ़ा रहा था तब पढ़ा दी थी आपको, तो उन चीजों को रिपीट करके मैं टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं हूं। चलो आगे। जी बेटा, चलो यस आगे। सर। वेरी गुड। यस बस एक बार इसका मैथमेटिकल मीनिंग सुन लीजिए। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि अगर एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ट करती है ए को,
या फिर आप ऐसे लिख दीजिए कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn बराबर होगा a के। आप जैसे मर्जी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक सीक्वेंस कन्वर्ट करती है a को, या फिर लिमिट a के बराबर है, देन फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m such that mod of xn minus a is less than epsilon for all n is greater than equal to m। that's it। समझ में आया? अब क्लियर हुआ यहाँ का? फटाफट बोलो भाई। यस सर, यस हाँ, बस सर। एक बार यस बोल दिया करो, आगे चलो, फिर उतना समय नहीं है, समय का बहुत बेटा दिक्कत हो रही है इस बार। चलिए, अब कुछ ना आपसे मैं डायरेक्ट बातें करूंगा, नोट टाइप की। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तुरंत पूछ लीजिए, सुधीर सर समझ में नहीं आया, समझ गए? ये नोट आपको जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछे जाएंगे। रियल से अगर कोई क्वेश्चन आता है सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी पर, सीरीज की कन्वर्जेंसी पे, वहां पे भी यूज होगा। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी जबरदस्त तरीके से यूज होता है इन चीजों का। आपको पता है या नहीं ये नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इन सब के बारे में कुछ कुछ बताने की। ठीक है बेटा, जैसा भी मैं पढ़ा पाता हूं आपको कोशिश करूंगा एक दूसरे से मैं आपको चीजें लिंक करके चलूं। सबसे पहले तो दो बातें सुनिए। एक होती है नल सीक्वेंस, नल सीक्वेंस, और एक होती है जीरो सीक्वेंस। कोई बच्चा बता सकता है दोनों सेम होती हैं या दोनों अलग अलग होती है, या क्या आपको लगता है क्या होती है ये चीजें? जी बेटा। तो नल सीक्वेंस में लिमिट 0 आता है, वेरी गुड, और जीरो सीक्वेंस में सीक्वेंस के हर एक वैल्यू बहुत के बढ़िया मेरे बच्चे, 0 होते हैं। बच्चे वेरी गुड। जीरो सीक्वेंस होती है जिसकी हर एक टर्म जीरो होती है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ऑब्वियसली बात है ये जीरो को ही कन्वर्ट करेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, नल सीक्वेंस उस सीक्वेंस को कहते हैं जो जीरो को कन्वर्ट करती है। इसका मतलब जीरो सीक्वेंस एक नल सीक्वेंस होती है, बट नल सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस बने ऐसा जरूरी नहीं है। नल सीक्वेंस का बहुत बड़ा रोल है मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स छोड़िए, जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल है नल सीक्वेंस का। आज हम आपको कुछ चीजें बताएंगे, अगर वहां तक टॉपिक पहुंचा तो गजब की चीजें बताऊंगा कि हमारी लाइफ में नल सीक्वेंस का कितना बड़ा रोल है। चेक करो बेटा, कोई डाउट हो पूछो। हाँ भाई, हाँ, चलिए बेटा, भाई यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ? ओके, यस सर। चलिए अगला एक छोटी सी बात है, लिख लीजिए, समझा देता हूं। एक बात एक टर्म होती है मोनोटोनिक सीक्वेंस, है ना? मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ी होंगी आपने, आज थोड़ा मैं भी पढ़ा देता हूं। चार कैटेगरी होती है। एक सीक्वेंस होती है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब होता है xn इज ग्रेटर इक्वल टू xn माइनस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक होती है स्ट्रिक्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्या होती है? xn इज ग्रेटर देन xn माइनस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। एक होती है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्या होती है? xn इज लेस देन इक्वल टू xn माइनस 1 फॉर ऑल दिस। एक होती है स्ट्रिक्ट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्या होती है? xn इज स्ट्रिक्टली लेस देन xn माइनस 1 फॉर ऑल n। सबसे पहले बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई? जी बाबू, क्लियर है यहां तक? सर एक डाउट है इसमें बोलो। कि जब हमने एक्स एन माइनस 1 लिखे हैं, हाँ, तो अगर एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो एक्स 0 आ जाएगा, अब तो कोई जबकि बात हमारा नहीं, डोमेन में 0 है नहीं। मैं बिल्कुल इसको भी मैं आज क्लियर कर देता हूं आपको। चलो, ये आपने अच्छा यस सवाल सर। पूछ लिया, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछ लिया। देखिए, क्या कभी आपने स्टोकास्टिक टाइम सीरीज पढ़ी है? सर पढ़ी है स्टोकास्टिक स्टोकास्टिक टाइम सीरीज राजीव?
स्टोकास्टिक प्रोसेस पढ़े हैं सर, टाइम सीरीज इंक्लूड अलग। तो प्रोसेस ही टाइम सीरीज होता है। एक सेकंड, हाँ जी, बिल्कुल सुबह 6 बजे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। उसको बोल देना कि बस मुझे कॉल कर देना। हाँ, सुबह 6 बजे वहां से चलेगा कि मेरे यहाँ पहुंचेगा। 6 बजे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, होगी। हाँ जी बेटा, सॉरी फॉर दैट, चलो बोलो। यस सर पढ़े हैं सर। पढ़े हैं, तो जो आप प्रोसेस कह रहे हो ना, वो प्रोसेस ही टाइम सीरीज होता है। कभी टाइम सीरीज पढ़ाने का अगर मुझे मौका यस मिला जीवन में तो सारी चीजें बताऊंगा। आपने चीज देखी होगी टाइम सीरीज में। तो टाइम सीरीज वैसे हमारी दो टाइप की होती है, एक फ्रीक्वेंसी टाइम सीरीज होती है, ऑब्जर्व टाइम सीरीज होती है, और एक रैंडम टाइम सीरीज होती है, जिसको आप शायद ऐसे कहते होंगे कि एक्स टी और टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी, बी द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस, सीक्वेंस ऑफ द टाइम सीरीज, ऐसे कुछ कहते होंगे। कहा है कभी ऐसा? यस सर। वेरी गुड। ये जो टी होता है कैपिटल टी, शायद आपने देखा होगा, दिस इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू डॉट डॉट। हाँ या ना? कभी देखा ना जी ऐसा? ऐसा यस बाबू सर। है ना? यस सर। तो यस। बेसिकली अगर आप इसको यहाँ देखें, ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन इस सीक्वेंस का जो डोमेन है वो कैपिटल टी है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, होल इंटीजर है। तो अगर मैं चाहूं तो सीक्वेंस के डोमेन को मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, मतलब 0 इंक्लूड कर सकता हूं, -1 -2 -3 भी अप टू सो इंक्लूड कर सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर आप सिर्फ यस सर। फॉरवर्ड टाइम सीरीज बना रहे हैं, समझ गए ना, थोड़ा ज्यादा बोलने की जरूरत यस नहीं है सर। मुझे, समझ गया, तो यस मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बट आपका डाउट बिल्कुल जायज है मेरे बच्चे, बिल्कुल जायज है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो ऐसा अलाउ है। नेचुरल नंबर का मतलब एग्जैक्टली नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर का मतलब है कि काउंटेबल सिनेरियो में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा, क्लियर हो गया या चेंज करूं? आपकी मर्जी है, मैं चेंज कर नहीं देता सर, हूं। हो गया सर, क्लियर हो गया सर। हाँ, वो होना चाहिए क्लियर, इसलिए मैंने वहां का एग्जांपल उठाया ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, मैथमेटिक्स में आप कभी सीक्वेंस में x0 x-1 x-2 नहीं देखेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स एक पर्टिकुलर सिनेरियो है। बट अगर मुझे कहीं लगाना पड़ा x0 x-1, तो बिल्कुल मैं लगा सकता हूँ, अलाउ होता है ये। चलिए, अब मेरा एक सवाल है कि आपने कभी एक टर्म उसका नाम सुना है जिसका नाम है मोनोटोनिक सीक्वेंस? कोई बच्चा बता सकता है मोनोटोनिक सीक्वेंस किसको कहते हैं? क्योंकि ये तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्ट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। मोनोटोनिक सीक्वेंस किसको कहते हैं जी? सर मोनोटोनिक मतलब या तो वो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, मतलब अच्छा, ऑसिलेट। क्या कोई ऐसी सीक्वेंस है मेरे बच्चों जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दोनों हो जाए? कोई भी कांस्टेंट इक्वेशन आप ले लो। वेरी गुड, इसका मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस तो दोनों होती है, इसके अलावा दुनिया की कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोथ नहीं हो सकती। इसका मतलब जब भी वो कहेगा कि मेरी सीक्वेंस मोनोटोनिक है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है, या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी या तो वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी, दोनों नहीं हो सकती एक्सेप्ट द कांस्टेंट सीक्वेंस। एम आई राइट? एम आई राइट? यस सर। चलिए, बस अब एक छोटी सी बात है, याद है तुम्हें कल मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर आप सारे क्लास के अंदर होंगे तो, बोल्जेनो वेस्ट्रास थ्योरम, याद है? जी सर। क्या बोला था कल? बाय गॉड, गजब का चीज है बोल्जेनो, मतलब रियल एनालिसिस के अंदर 40% चीजें जो सॉल्व नहीं थी, उन सब का सॉल्यूशन हमें दे दिया बोल्जेनो ने। पहला स्टेटमेंट सुनिए, और हो सकता है आपको ये समझ में भी ना आए कि सुधीर सर यार स्टेटमेंट तो पढ़ा है, समझ में भी आता है, लेकिन इसमें बोल्जेनो कहां लगी है? अरे बाबू, इतना दिमाग होता तो तुम सुधीर सर ही ना बन जाते दूसरे, समझो। इतना दिमाग होता तो सारा काम आसान ना हो जाता। इतने दिमाग के लिए समय लगता है, समझ गए? इतने दिमाग के लिए समय लगता है। स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस which is bounded above
is convergent and converges to its supremum. That's it. दुनिया का कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो या स्ट्रिक्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, अगर वो बाउंडेड अबव है, अगर वो बाउंडेड अबव है तो कंफर्म कन्वर्जेंट होगा एंड इट इज कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम। याद करो कुछ बातों को पिछली क्लास में बोला था। सुप्रीमम अगर इनफाइनाइट सेट का है और वो सेट में बिलोंग नहीं करता है तो कन्फर्म वो लिमिट पॉइंट होगा। याद आया? यस कुछ तो बोलो। सर। याद बात तुम कुछ रखते नहीं हो। राजीव, इसमें इसमें बी BW जो लग रहा है, इसमें बोलेंगे कि जो सीक्वेंस का हमारा सेट, रेंज का जो सेट है वो हमारा बाउंडेड एबव है, तो उसमें से जो उसका सुप्रीमम है वो हाँ। लिमिट पॉइंट ही कंफर्म करा, यही BW यहाँ पे कह रहा है ना, तो थ्योरम। नहीं, हाँ आप सर, एक्सप्लेन आपने करिए। सारी चीज आपने बिल्कुल बढ़िया बोली, बस एक चीज आपने गलत बोल दी, सीक्वेंस की रेंज। रेंज टर्म का यूज मत कर लेना, क्योंकि यहाँ बात सीक्वेंस की चल रही है, उसकी रेंज की नहीं चल रही है। रेंज कभी कभी अलग हो जाती है, गड़बड़ कर देती है, सीक्वेंस की बात चल रही है। बाकी सब जो तूने बोला वो सब ठीक था, समझ में आया बेटा? यस ओ मेरे बच्चे, और रेंज का कोई लिमिट नहीं होता है। सीक्वेंस का लिमिट हो सकता है, रेंज का कभी लिमिट नहीं होता है। रेंज का होता है लिमिट पॉइंट, और लिमिट पॉइंट तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा आपको, मैं तो लिमिट पढ़ा रहा हूं आपको। इसका मतलब जो ये सुप्रीमम है ये उसका लिमिट है, ना कि लिमिट पॉइंट। हाँ, कल को ऐसा हो सकता है मैं ये बोल दूं कि लिमिट हमेशा लिमिट पॉइंट होती है, ये अगला स्टेप है, फिलहाल वहां तक नहीं पहुंचे हैं। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? राजीव क्लियर है बाबू? यस सर, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहीं पे अगर कोई सीक्वेंस है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्ट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग विच इज बाउंडेड बिलो, तो कंफर्म कन्वर्ज करेगी एंड कन्वर्जेंस टू इट्स इनफीमम। इसको करेगी उसके इनफीमम को। दैट्स इट। गजब का चीज है बिल्कुल। Every monotonically increasing or decreasing sequence which is bounded above or bounded below is always convergent and converges to its corresponding supremum or infimum. But converse of this theorem is not true. Converse of this theorem is not true. Converge is not true का मतलब है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो हो सकता है या तो वो बाउंडेड ना हो, या तो फिर हो सकता है वो मोनोटोनिक ना हो, वो गारंटी नहीं है। मतलब बाउंडेड है और मोनोटोनिक है तो कंफर्म कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज करती है तो ये दोनों बातें होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल -1 टू दी पावर n इंटू 1/n, कोई अगर पूछे क्या ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, आंसर है यस, और इसका कन्वर्जिंग पॉइंट है 0। बट दिस सीक्वेंस इज नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। बाबू समझ में आया? यस। चलिए, आज एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, सुन लीजिए आराम से। देखो, शायद मैंने कभी, जब आपको मैं सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ा रहा था तो उस दिन मैंने बहुत सारा सीक्वेंस, एक क्लास पूरी मैंने सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी पे ली थी। आज मैं उतना डिटेल डिस्कशन कर भी नहीं रहा हूं। अगर मैंने रियल पहले पढ़ाया होता तो वो डिस्कशन मैंने यहाँ जरूर किया होता, फिर वहां पे डिटेल्ड डिस्कशन नहीं किया होता, ये आदत है मेरी। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि आपको मैंने पहले भी ये सारी चीजें पढ़ाई कि हमारी जो सीक्वेंस होती है बच्चों वो 3 टाइप की होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑस्किलेटरी। लेकिन अगर एक बुक है बार्टले, पढ़ी है किसी ने? बार्टले नाम की एक बुक आती है, बार्टले राइटर है, यस सर। रीअलाइसिस है। तो अगर किसी बच्चे ने बार्टले पढ़ी होगी तो बार्टले सर ऑस्किलेटरी सीक्वेंस को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं या तो कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है
या तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती है। डाइवर्जेंसी और ऑस्किलेटरी उनके लिए सेम बात है, लेकिन ये बात सिर्फ बार्कले सर ने लिखी है, बाकी किसी भी मैथमेटिशियन ने जो कैटेगरी बनाई है वो 3 बनाई है। तो कई बार बच्चे बार्कले पढ़ते हैं, बार्कले बहुत अच्छी बुक है, हमने भी पढ़ी है, लेकिन अच्छी बुक फॉलो करी जाए वो जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑस्किलेशन का कॉन्सेप्ट अलग होता है, डाइवर्जेंसी का कॉन्सेप्ट अलग होता है। इवन ऑस्किलेटरी में भी 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑस्किलेटरी फाइनाइटली साइन वेव, ऑस्किलेटरी इनफाइनाइटली कोसाइन वेव। तो थोड़ा दिक्कत होती है, मतलब थोड़ा डिफरेंस है इन चीजों में। ये जब आप फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे ये चीजें काम आती है मेरे बच्चों। तो बस मैं एक बात कहना चाह रहा था कि अगर आपके पास कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है, अगर आपके पास कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 2 बातें हैं, या तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी या तो ये सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी, कभी भी ऑस्किलेट नहीं कर सकती। भाई इन जनरल तो सीक्वेंस दोनों करती है ना, सॉरी तीनों करती है ना, कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है, ऑस्किलेटरी भी कर सकती है। ऑस्किलेटरी में दोनों फॉर्मेट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो या तो वो कन्वर्ज करेगी या तो वो डाइवर्ज करेगी, ऑस्किलेट नहीं करेगी कभी भी। ये मेरा बच्चों डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं आपके एग्जाम में, ये डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। क्लियर है? कुछ पूछना चाहते हो प्रज्ञा बेटा, कुछ पूछना चाहते हो? क्लियर है सब कुछ? चलो आगे चलिए। अगला सवाल है मेरा, अगली बात है, अगर आपकी कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो कंफर्म बाउंडेड होगी, और बाउंडेड का मतलब है दोनों बाउंड मिलेंगे, लोअर भी और अपर भी। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मींस अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है वो कन्वर्जेंट रहे ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जांपल ले लो -1 टू दी पावर n, क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है? यस, बट दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, बट दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, पूछ लो भाई। लो जी, मान लो एक सीक्वेंस है xn, कन्वर्ट करती है a को। मैंने एक नई सीक्वेंस बनाई मोड ऑफ xn, और मैं क्लेम कर रहा हूं कि ये भी कन्वर्ट करेगी मोड ऑफ a को, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, दिस इंप्लाइज दिस इज ट्रू, या कन्वर्स भी ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ट्रू है इंप्लीकेशन, या सर ऊपर में से कोई सा भी ट्रू नहीं है। हाँ जी, करोगे ट्राई? ओ बच्चों चलिए। फिर अगर एक्शन कन्वर्ज करेगा तो मॉड करेगा, मॉड करेगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्शन करेगा। मतलब आप कहना चाहते यस हैं, सर। मतलब आप कहना चाहते हैं पहले वाला ओनली ट्रू है, नीचे वाले ट्रू नहीं है, ऐसा? यस सर, यस सर। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, भाई किसी को कुछ पूछना हुआ है तो पूछ लिया को। अगर एक्शन ए को कन्वर्ट करता है तो क्या बता सकते हो लोग एक्शन लोग ए को कन्वर्ट करेगा या नहीं, और ये इसको कन्वर्ट करता है तो ये इसको कन्वर्ट करेगा या नहीं, ऐसा कुछ बता सकते हो क्या? सर आई थिंक पहला वाला ट्रू होगा, कंटिन्यूटी की वजह से। एक्शन ए पे करेगा तो वो दूसरे लॉग वाला, दूसरे वाला? दूसरे वाला सर मुझे तो नहीं लगता, मतलब डाउट है थोड़ा। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आईफोन कोई बात नहीं सर मैं नहीं, आईफोन मतलब तेरा नाम लिखा है इसमें आईफोन नहीं, वो दूसरे वाला फोन मैं कल ज्वाइन किया था, वो रिंटू का। कोई बात नहीं, ये आदत है बेटा मेरी मजाक करने की। देखो नहीं ठीक है सर। दुनिया में गम छुपाने का एक ही तरीका है, मुस्कुराते रहिए बस। जहां तुमने चीजों को सीरियस लिया, चीजें तुम्हें सीरियस ले लेंगी किसी दिन, समझ गए? समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। हाँ सर। हमेशा आसपास के लोगों को छेड़ते हुए चलिए,
किसी को इधर से हाथ लगा दिया, किसी को उधर से पैर लगा दिया, मतलब अपोजिट जेंडर को नहीं वो फेल देगी, है ना। तो मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने से खून तेजी से फैलता है, चेहरे में चमक आती है। और रही बात टेंशन की, वो बुढ़ापे में अपने आप आ जाएगी, जवानी में ना ही हो तो बेटर हो। तो मेरे बच्चे, इसमें दूसरे मतलब सही। अरे बाबू आंसर है तीसरा। पानी मत पी लेने देना मेरे को, एक गिलास पानी पी के आ रहा हूँ, आंसर तीसरा है। चलो चेक करो, चेक करो फटाफट। चलो जी, तो मेरे बच्चों आंसर है तीसरे वाला, ये बात, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरी एक बार सुन लीजिए, फिर दुनिया के जितने भी क्वेश्चन है सब 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, एक रूल है, अगर एक्शन कन्वर्ट करती है ए को, ठीक है जी, तो कन्फर्म एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्ट करेगा एफ ऑफ एक्स को, वेयर एफ डॉट इज कॉन्टिन्यूअस। शायद आईफोन मेरा बच्चा इसी बात को बोल रहा था। बेटा यही बात थी वो जो हाँ तुम जी बोल सर, रहे थे? प्लीज। वेरी गुड। आज मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस के साथ साथ एफ डॉट इज इन्वर्टेबल भी है, कैसा है, इन्वर्टेबल भी है, तो मेरे बच्चों कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा। अब मोड एक्स इज व्हाट, इन्वर्टेबल, दैट्स नो व्हाई ट्रू था, है। हाँ सर, हाँ सर। लॉग एक्स, आई मीन मैं मॉड एक्स को सुना था, सॉरी तू सर। मजा ले रहा है भाई जिंदगी के। नहीं सॉरी, मैं मॉड एक्स को सुन रहा था। कोई बात नहीं बेटा, प्यार में आदमी अंधा हो ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मोड एक्स इन्वर्टेबल नहीं था, दैट्स व्हाई हम वापस नहीं गए थे। चलिए, मजाक कर रहा था बेटा। चलो आगे, चलो आगे। यस सर। वेरी गुड। अब देखिए बच्चों, जो मैं आपसे कह रहा था ना एक बात, कि जो नल सीक्वेंस होती है उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, नल सीक्वेंस का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। चलिए आज हम उस रोल को थोड़ा आपको समझा देते हैं। एक बात है, वैसे तो बतानी नहीं चाहिए, मेरी पर्सनल बात है, बट तुमसे क्या पर्सनल रखना, अब जीवन में जब कोई बचा ही नहीं तो पर्सनली क्या रखना। जब मैं एमएससी में पढ़ता था, मतलब उम्र थी कोई वही 20 साल के आसपास, ऐसा ही कुछ रहा होगा, 1-2 साल का बीच में थोड़ा वो था, फास्ट फॉरवर्ड नहीं चले जाते, थर्ड नहीं करीब सीधा फोर्थ में चले गए, इंटेलिजेंट बच्चा, तो ऐसे कुछ 1-2 साल कम था। तो जब हमने एमएससी में एडमिशन लिया, सबसे पहले हमने मैथमेटिक्स में करी एमएससी, तो जो अपने जूनियर आए, मतलब हम सेकेंड ईयर में आ गए, तो हमारे जो जूनियर आए, तो बहुत सारे जूनियर मुझे ये कहते थे कि सर आप बस इतना बता दो, आपके जीवन में ऐसा क्या खुशी है जो हमने कभी आपको टेंशन में देखा ही नहीं आज तक। समझो, टेंशन में कभी देखा ही नहीं आज तक, क्योंकि हम उससे पहले रियल एनालिसिस पढ़ चुके थे। इसलिए टेंशन का कोई लॉजिक बच नहीं रहा था। लॉजिक देता हूं आपको, देखिए क्यों मैंने ऐसा एग्जांपल लिया। देखिए, एक रूल है, दुनिया का कोई भी सीक्वेंस हो, अगर वो 0 को कन्वर्ट करता है मतलब नल सीक्वेंस है, और दूसरा कोई भी सीक्वेंस हो बाई एन जो कि बाउंडेड हो, बाउंडेड, समझ गए, जिसकी बाउंड्री एग्जिस्ट करती हो, तो कंफर्म मेरे बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट 0 ही हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 ही हो जाएगा। ले लो एग्जांपल, रिकॉर्डिंग ऑफ करके, हाँ यार रिकॉर्डिंग ऑन करके ले लूं,
बेटा रेलवे का एग्जाम्पल। जी सर। चलिए तो फिर देखिए, जब दो आदमी यानी कि दो इंसान, ऑब्वियसली बात है, एक मेल और एक फीमेल प्यार में होते हैं, तो दोनों प्यार में होते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि इनमें से किसी एक का प्यार कम होने लग जाता है, बिकॉज ऑफ सम रीजन। रीजन मुझे नहीं पता है। इसका मतलब है कि वो जो कम होने लग जाता है वो डे बाय डे कम हो रहा है। दिस इज एक्चुअली अप्रोचिंग टू जीरो। ठीक है, मतलब नल सीक्वेंस बन गया। और वो जो दूसरा बंदा है उसका जो प्यार है वो बाउंडेड है, मतलब वो जितने एफर्ट डे 1 लगा रहा था उतने ही एफर्ट वो डे 2 लगा रहा है, उतने ही एफर्ट, मतलब उसका जो एफर्ट है वो बाउंडेड है। समझ गए? तो कंफर्म एक दिन उन दोनों का ब्रेकअप होना तय है, गारंटी है, ये दुनिया का रूल है। रूल मतलब मैथमेटिक्स है ये। मतलब मुस्कुरा सकते हो, और बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता था, लेकिन वो अच्छे बाद में देख लेंगे। फिलहाल अंजना ओम कश्यप जी को मुझे कुछ बताना था। पढ़ी भी लगी ले रही है वो बिना मतलब में। चलिए कोई बात नहीं। ओके, कम टू द पॉइंट। तो ये बेटा ये बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है। चलिए, एक चीज आपने कभी सुनी है, जीवन में सुनी होगी, कि अगर कोई इंसान खुद नहीं कमाता, अपने पूर्वजों की कमाई को खाता है, और उनके पूर्वज राजा महाराजा टाइप है, समझ गए, फिर भी एक दिन ऐसा आएगा उनकी सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूं, हिंदुस्तान में पता नहीं कितनों की हो गई, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि आप तो बाउंडेड हो, आप तो कुछ कर नहीं रहे, और जो पूर्वजों का आप खा रहे हो वो तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है ना भाई। तो 10 20 50 साल 100 साल डजंट मैटर, कंफर्म जीरो जाएगा। कंफर्म, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान के मालिक हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल। आप बिजनेस में ले लीजिए, अगर आपके दो बिजनेस हैं, एक में लॉस हो रहा है और दूसरे का प्रॉफिट बाउंडेड है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो कंफर्म जीरो हो जाएगा। अगर आपको बचना है, या तो इसको बंद करो या तो इसका पोर्टफोलियो बढ़ाओ। इसका तो बाउंडेड है, इनकम बाउंडेड है, दूसरी तरफ आपका डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट कंफर्म जीरो भी कम जाएगा। चलो आगे बेटा, समझ में आई बात? हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। जी सर। चलिए, एक क्वेश्चन लेता हूँ। चलो, ये तो बकवास हमने कर ली रियल लाइफ से रिलेटेड। एक क्वेश्चन है, मान लो वो ऐसा पूछ रहे हैं आपसे, एक सीक्वेंस है भाई, क्या सीक्वेंस है? साइन, कोस, लॉग, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन की पावर 4। ये सीक्वेंस बताओ किसको कन्वर्ट करेगी? ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करेगी? क्या आप इसकी लिमिट निकाल सकते हैं? हाँ जी, क्या लिमिट निकाल सकते हैं आप इसकी? जीरो पे जाएगा, क्यों जाएगा जीरो पे भाई? क्योंकि 1/n स्क्वायर एन की जगह 4 जीरो पे जाएगा, बाकी सब बाउंडेड है, वेरी गुड मेरे तो खींच बच्चे, के जीरो वेरी पे ले गुड। जाएगा। तो इस बच्चे ने क्या किया होगा, जिसके हाथ में आईफोन है? अमीर बच्चा, इसने क्या, मजाक करो भाई तेरी, अभी तू सीरियल में जाए। इसने क्या किया होगा, इसने नीचे वाले एन को यहाँ लिखा होगा, ये सीक्वेंस आई होगी कन्वर्जेस टू जीरो, और ये कुछ भी हो जाए साइन थीटा बाउंडेड होता है, तो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड इनटू कन्वर्जेस टू जीरो, आंसर आया जीरो। समझ में आई बात? ओ मेरे बच्चों, यस सर। वेरी गुड। चलिए, अगला पॉइंट बहुत सिंपल। अगर एक सीक्वेंस है एक्सएन लाइज बिटवीन ए टू बी है, ठीक है, मतलब उसकी सारी टर्म ए और बी के बीच में बिलोंग करती हैं, एंड इसकी जो लिमिट है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सएन बराबर है एल के, तो कंफर्म एल भी ए और बी के बीच में लाई करेगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बाबू क्लियर है यहाँ तक? यस सर। वेरी गुड। और एक छोटी सी बात, अगर दो सीक्वेंस है एक्सएन और वाईएन सच दैट एक्सएन इज लेस देन इक्वल टू वाईएन, तो कंफर्म
इनकी लिमिटिंग वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके बीच में भी यही रिलेशनशिप बनेगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। चलो आगे, चलिए नेक्स्ट थ्योरम लिखो, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, चलिए कभी सैंडविच खाया है जीवन में? हाँ भाई राजीव, सैंडविच खाया कभी? यस सर। बता सकता है सैंडविच और बर्गर में क्या डिफरेंस होता है? और ये सैंडविच में क्या, सैंडविच है? ब्रेड में केवल बीच का लेयर हम फिलअप करते हैं, उसमें कुछ नहीं करते हैं। बर्गर में क्या है कि बीच, दो ब्रेड के बीच में कई लेयर बनाते हैं हम। अरे ये बाबू सैंडविच में भरते हैं, सैंडविच इसका मतलब तूने अकेले खाया फिर गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के नहीं खाया, बीच में भरते हैं। बीच में केवल एक एक ही लेयर का बना रहता है सर ना। चलिए और आज मैं बर्गर, समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, अगली बार जब उसके साथ जाएगा तो सैंडविच को पहले खोल के देख लेना, मत देखना बाबू गवार समझा जाएगा, ऐसे ही खा लेना तू। बाद में समझा देंगे किसी दिन। चलिए मजाक नहीं करता हूं मैं, जो आप सैंडविच खाते हैं ना, एक्चुअली वो इस थ्योरम से बनाया गया है, इसका नाम है सैंडविच थ्योरम। अब क्यों है अभी 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा। बर्गर और सैंडविच में ये डिफरेंस होता है, सैंडविच इधर से देखो कि उधर से देखो सेम होता है, बर्गर एक तरफ से अलग सरफेस होता है, दूसरे तरफ से अलग सरफेस होता है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? और मजाक नहीं करता मैं तुम्हारे साथ, ये यस सुन ले, सर, यस सर। मजाक नहीं करता, हाँ बिल्कुल सर। भी सीरियस रहता हूं मैं अपने जीवन में। तो जो सैंडविच बना है तुम्हारा वो इसी थ्योरम से बना है। चलो तुम्हें अगर मजाक लग रही हो तो एक चीज बताता हूं आपको। एक आदमी ने रिसर्च करी 2011 में, तब हम नए नए टीचर बने थे, तो हालांकि उतना विश्वास था कि ऐसे भी रिसर्चें होती हैं, बट अगर तुम सुनोगे तो तुम हंसोगे कि सुधीर सर क्या बदतमीजी है। एक आदमी ने ये रिसर्च करी कि जो आप पिज्जा खाते हो ना, पिज्जा पिज्जा का जो भी सरफेस होता है, उस पिज्जा पे सॉस, रेड सॉस जो लगाते हो आप, वो कहां लगाई जाए, कितनी लगाई जाए, सच दैट द पिज्जा विल गिव अस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम यूटिलिटी। सोच सकते हो, ये भी रिसर्च होती है, ये भी रिसर्च होती है, समझ में आया? तो सैंडविच थ्योरम से सैंडविच बना है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, उसी से बना है। अब क्यों बना है समझा देता हूं, शायद तुम्हें मेरी बात समझ में भी आ जाएगी। देखिए सैंडविच थ्योरम क्या कहती है वो सुन लीजिए एक बार। सैंडविच थ्योरम कहती है कि अगर मेरे पास 3 सीक्वेंस है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये नीचे का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा, और ये बीच में जो भरा गया है, तो राजीव कह रहा है कि 2 ब्रेड मोड़ दिए बाबू, ब्रेड के बीच में होता है कुछ ना कुछ, हो सकता है तुमने खोल के ना देखा हो उसको आज तक है। चलिए तो वो जो बीच का हिस्सा होता है, अब वो ये कहता है कि अगर गलती से नीचे वाले हिस्से की लिमिट और ऊपर वाले हिस्से की लिमिट बराबर है तो कंफर्म जो सेंटर पार्ट है उसकी लिमिट भी सेम होगी। मान लो अगर इसकी लिमिट है तो इसकी लिमिट भी सेम होगी। नाउ दिस इज द सैंडविच। भाई क्लियर हो गया मेरे बच्चों? राजीव बेटा क्लियर है? यस सर, इतने अच्छे सैंडविच पे ऑब्जर्व नहीं कर पाए सर। नहीं बाबू करना चाहिए था, वो मैंने तेरे को बता दिया। अब तू अपने वाले बाबू के साथ जाता होगा, तू सैंडविच की तरफ कम देखता होगा, उसकी तरफ ज्यादा देखता होगा, तो तू क्यों ऑब्जर्व करेगा? करना चाहिए था वैसे। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अच्छा ये पिज्जा वाली बात समझ में आई आप लोगों को? कहाँ लगाए कैसे खाए आई समझ में? यस सर, सोच रहे हैं अभी कैसे होगा हाँ, फिर। सोचिए। देखिए कुछ यस लोग सर। क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये प्रूव्ड है, मैथमेटिकली प्रूव्ड है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, सॉस पूरे पिज्जा पे पहले लगा देंगे और तब उसको खाएंगे। कुछ लोग सॉस को ट्रे में डाल देंगे और ऐसे डिप करके खाएंगे, और कुछ लोग सॉस को उतने ही सरफेस पे लगाएंगे जितना उनका मुंह खुलता है, लगाया खा लिया, लगाया खा लिया। अब तुम 1 सेकंड में मुझे ये बता दो किसमें तुम्हें लगता है मैक्सिमम टेस्ट आएगा?
चलो बताओ राजीव, रैंडमली बता दे चलो। तो वही जितना हमको मुंह खुलता है उतना कर यस, सकते और हैं। यही मैथमेटिकली प्रूव्ड हुआ है। जितना मुंह खुलता है लगाया और कर लिया, ये मैथमेटिकली प्रूव्ड हुआ है। समझ में आया? ये रिसर्च है बेटा, मैथमेटिक्स है। जीवन चला जाएगा, ये कुछ नहीं जाएगा। चलो आगे, चलो आगे। ओ मेरे बच्चों, यस चलिए, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का थ्योरम है, बस मैं स्टेटमेंट के रूप में लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय कम है। और थ्योरम है ये, मान लो एक सीक्वेंस है एक्सेल। अब मुझे पता नहीं है किसको कन्वर्ट करती है। मेरे पास एक सीक्वेंस है एक्सेल, बस एक सीक्वेंस के साथ एक खास बात है कि इसकी कोई भी टर्म जीरो नहीं है। फॉर ऑल एन, इसकी कोई भी टर्म जीरो नहीं है। एंड इसकी लिमिट के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन बराबर है एन के। गौर से देख लीजिए, जो नेक्स्ट टर्म है वो न्यूमरेटर में है और जो प्रीवियस टर्म है वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, एक्स एन प्लस वन, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म है वो न्यूमरेटर में है और जो पिछली टर्म है वो डिनोमिनेटर में है। और इस रेशो का जो लिमिट है वो किसके बराबर है? एल के बराबर है। इस रेशो का जो लिमिट है वो एल के बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे सीक्वेंस जो है उसकी लिमिट नहीं पता है, बट उसके जो कोरस्पॉन्डिंग जो टर्म है उनके रेशो का लिमिट मुझे पता है। अब वो ये कह रहा है कि इफ, अगर आपका ये एल -1 और 1 ओपन इंटरवल के बीच में है तो कंफर्म आपकी सीक्वेंस नल सीक्वेंस होगी। गारंटी दे रहा हूं, चेक करो डाउट हो तो। हाँ जी बेटा, क्लियर है? यहां तक कर लोगे? इस चीज को समझ में आ गया? बाबू एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस बात पे, कंफर्म इस बात पे, इस थ्योरम पे, इस लिमिट पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। डैम श्योर हूं मैं बिल्कुल। और मैं बहुत रेयर केस में ये वर्ड यूज करता हूं कि यहां से क्वेश्चन आएगा। मैं ये नहीं कहा कि डायरेक्ट इस चीज पे पूछ ले, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछे ले जिसमें इसका इस्तेमाल हो, वो तो पॉसिबल है, लेकिन कंफर्म क्वेश्चन है। आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी बेटा, चलो आगे। वो बच्चों, चलो कैसा सर ये क्वेश्चन हो सकता रेशियो है वो? टेस्ट है क्या? है बेटा, है बाबू। सर ये रेशियो टेस्ट है क्या? बच्चे, मेरे बच्चे, पहली बार बोले हो आप क्लास के अंदर, और वो भी आपने गड़बड़ कर दी। पर चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात यह कि आप बोले। रेशो टेस्ट ये नहीं है। आपने सिर्फ रेशो देख लिया, ये वाला सिर्फ रेशो देख लिया तो आपके दिमाग में रेशो टेस्ट चला गया। मेरे बच्चे, रेशो टेस्ट सिर्फ सीरीज में होता है, सीक्वेंस में कोई रेशो टेस्ट नाम की चीज नहीं होती। बाबू बात समझ में आई? आगे से ये गलती बिल्कुल मत यस करना। सर। आप समझिए, अभी मेरे दिमाग में एक आ रहा है सवाल, तो वो मैं, आप गर्ल्स हो इसलिए नहीं लूंगा, नहीं तो मैं एक ले लेता। मेरे टीचर ने मेरे को मेरी झंड करी थी इसी बात के ऊपर कि ये जो रेशो में आपने रेशो टेस्ट लगा दिया, तो मेरे टीचर ने मेरे को पूरी क्लास में खींचा था जबरदस्त तरीके से। तो मैं खींचना नहीं चाह रहा हूं आपको, ठीक है? लेकिन आगे से प्लीज ध्यान रखना, रेशो का मतलब ये नहीं है कि रेशो टेस्ट लग जाएगा। वो टेस्ट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट वो सीरीज का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ सीरीज जैसी कोई भी चीज हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं मेरे बच्चे। बट बिल्कुल आपने अच्छा किया, आपका डाउट था, आपने पूछा। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। थोड़ा बात समझो, देखो ये ना मेन कॉन्सेप्ट है। चलो थोड़ा समझाता हूं आपको इसको। किसी बच्चे के दिमाग में जा रहा होगा, सुधीर सर यार ऐसे कैसे कुछ भी कर देते हो आप जुगाड़। चलो मैं एक चीज समझाता हूं आपको। मान लो कुछ कुछ ऐसा है, सपोज कुछ कुछ ऐसा है, दोनों तरफ का मोड ले लो। दोनों तरफ का जब आप मोड ले लोगे तो मोड ऑफ एक्सएन प्लस 1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एक्सएन इज इक्वल टू मोड ऑफ एल, सपोज फॉर एग्जांपल, है ना? और मोड ऑफ एल क्या है? लेस देन 1। तो ये चीज क्या बनेगी? लेस देन 1, यानी कि मोड ऑफ एक्सएन प्लस 1 इज लेस देन मोड ऑफ एक्स।
अब बात समझिए, है ना। इसका मतलब क्या है, हर टर्म की मैथमेटिकल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू पिछले वाली से कम होती चली जा रही है। तभी तो मोड ऑफ एक्शन प्लस वन स्ट्रिक्टली लेस देन आ रहा है एक्शन से। तो हर एक टर्म का मैग्नीट्यूड पिछले वाले से कम होता चला जा रहा है, तो धीरे 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 कहां चला जाएगा, जीरो की तरफ। दैट्स व्हाई सीक्वेंस मस्ट बी कन्वर्ज टू जीरो। हाँ या ना, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। राजीव बेटा समझ में आया, यस सर। है ना। ये जस्ट मैंने एक छोटा सा वो दिया आपको समझाने के लिए कि बेटा क्यों ऐसा हो गया है। तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज कि ये रेशो टेस्ट है। नहीं भाई, रेशो तो का तो है मतलब ही नहीं है। ये रेशो जरूर है, लेकिन ये टेस्ट रेशो नहीं, ये तो एक लिमिटिंग बिहेवियर है। और अगर लिमिटिंग बिहेवियर ऐसा है तो कंफर्म ये जीरो की तरफ चला जाएगा। ऑब्वियसली बात है, ऐसा होता है दुनिया में। एक बार बताइए आप मुझे, चलो इसका एक एप्लीकेशन बताता हूं आपको। एक बात बताइए मुझे, आदमी बूढ़ा क्यों हो जाता है भाई? मतलब आप कभी सोचा आपने ऐसा, आदमी बूढ़ा क्यों हो जाता है भाई? है ना? आप सलमान खान, शाहरुख खान, मुकेश अंबानी, अलीन अंबानी, जितने भी ये पैसे वाले हैं, सबके सब बूढ़े होकर मर क्यों जाते हैं? क्या कोई दिक्कत है क्या जीवन में? है, सुधीर सर भी एक दिन बूढ़े होकर मरेंगे ना। आज सुधीर सर मस्त लौंडे हैं बिल्कुल, 40 साल की उम्र में 20 साल के बच्चों को भी मैं उड़ा देता हूं। लेकिन एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं उठ भी नहीं पाऊंगा। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ दिस वन। समझिए, हम लोग इसलिए बूढ़े होते हैं क्योंकि हम लोग अपनी इम्यूनिटी का कुछ परसेंटेज पर डे डिक्रीज करते हैं। तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है हर दिन हर दिन। एक दिन ऐसा आएगा वो जीरो हो जाएगी, और जिस दिन शरीर की इम्यूनिटी खत्म उस दिन शरीर खत्म। समझिए, तो इस सीक्वेंस से बूढ़े होते हैं, इस सीक्वेंस से मरते हैं। अगर ऐसा कुछ बन जाए ना कि इंसान की इम्यूनिटी बढ़ती चली जाए, अमर हो जाएगा वो, समझ गए। लेकिन ऐसी कोई दवाई बनी ही नहीं कि इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सके। वो तो गिरेगी बच्चे। आपकी ताकत बढ़ सकती है, आपका सब कुछ बढ़ सकता है, पैसा सब कुछ करवा सकता है, लेकिन शरीर के जो इम्यूनिटी है उसको नहीं बढ़ा सकता। तो वो गिरती है पर डे। इसका मतलब जितनी कल थी आज उससे कम है, तो रेशो क्या हो गया, लेस देन वन। और अगर हर दिन ऐसा रेशो हो रहा है लेस देन वन, एक दिन सुधीर सर गायब हो जाएंगे, फिर तुम्हें कोई और पढ़ाएगा। समझ में आया? वैसे ही मजाक कर रहा था, मजाक नहीं है। चलो आगे। हाँ जी, यस। वेरी गुड। तो अल्टीमेटली आप ये जो जो स्टेटमेंट है उसको याद रखना। अभी मैं सवाल लूंगा इस टाइप के, तो ये सवाल से और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ सर चलो हम समझ गए जो आपने हमें समझा रखा है। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। चलिए आगे चलता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, शायद पता नहीं मुझे मैंने आपको बताई है ये बात या नहीं बताई है, अब याद नहीं रहता इतना। जनरली मैं डेमो में बता देता हूँ। ये आपको याद है मैंने एक चीज आपसे पूछी होगी कि इन स्टैटिस्टिक्स अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है या सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn डिवाइडेड बाय n। और मैंने पूछा होगा कि यही क्यों फॉर्मूला होता है, याद आया है? कोई बच्चा नहीं है जिसको यस सर बताया था। पता है ना राजीव? वेरी गुड। तो बस फिर वही कॉन्सेप्ट मेरा डेवलप होने जा रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। फिर क्या हुआ, रियल एनालिसिस बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, एकदम कोई दिक्कत नहीं थी। बोल्जानो ने जो हमें बोला उसका इस्तेमाल करके हमने रियल एनालिसिस को बहुत हद तक डेवलप किया। इसी बीच में एक मैथमेटिशियन आ गए कोच्चि। अब कोच्चि सर के अंदर एक खास बात थी, दुनिया का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है साइंस का जिनमें कोच्चि के रूल ना हो। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, जो मर्जी हो, कोच्चि का जरूर कहीं ना कहीं रोल मिलेगा। ये बात है, कोच्चि सर में ये बात थी। तो किसी ने बोला कि भाई एक सीक्वेंस
रियल नंबर के अंदर कन्वर्ज करती है। बहुत सारी उन्होंने बातें बोली, तो कोच्चि सर आए और उन्होंने उस पर अपना टैग लगाया। उन्होंने क्या बोला, अब मैं वो समझाता हूं। कन्वर्जेंसी ये कहती है कि अगर आप कभी ये कहेंगे कि सीक्वेंस है एक्सएन कन्वर्ज करती है ए को, सपोज फॉर एग्जांपल, तो एक्चुअली में इस बात का मतलब ये होगा कि सीक्वेंस और ए के बीच का जो डिफरेंस है वो वेरी क्लोज टू 0 हो जाएगा एज n टेंड्स टू इनफिनिटी। तो एक्चुअली में जो आपकी कन्वर्जेंसी है उसका जो मीनिंग है वो ये है जो आपके सामने लिखता है। बेटा समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। Yes. अब कोच्चि सर आए और उन्होंने बोला कि देखो जी, इस बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कहता हूं आपको, लेकिन मैं एक सीक्वेंस डिफाइन करता हूं जिसका नाम है कोच्चि सीक्वेंस। ठीक है, कोच्चि सीक्वेंस क्या है? कोच्चि सीक्वेंस है, अगर आपके पास एक सीक्वेंस है एक्सएन और वो कुछ इस तरीके की है। किस तरीके की है? कि उसकी दो टर्म के बीच का डिफरेंस 0 हो रहा है एज एन एम टेंड्स टू इनफिनिटी। समझिए, दोनों में डिफरेंस है। ऊपर एक टर्म फिक्स है ए, एक टर्म वैरी कर रही है एक्स एन, नीचे दोनों टर्म वैरी कर रही है। और वो क्या कह रहे हैं कि अगर सीक्वेंस ऐसी है जिनकी दो टर्म के बीच का डिफरेंस वेरी क्लोज टू 0 होता चला जा रहा है एज n टेंड्स टू इनफिनिटी, m टेंड्स टू इनफिनिटी, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड कोच्चि सीक्वेंस। कोई बात नहीं। तो मैथमेटिशियन आए और उन्होंने एक बात को प्रूफ कर दिया। क्या बात को प्रूफ कर दिया? कि इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर अगर कोई सीक्वेंस कोच्चि है तो वो कंफर्म कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज किसको करेगी ये नहीं पता है, और अगर वो कन्वर्ज करती है तो कंफर्म कोच्चि होगी। दिस इज वेरी फेमस, द कोच्चि क्राइटेरिया। इन द रियल नंबर सिस्टम every कोच्चि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इज ए कोच्चि सीक्वेंस। अब वो समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए, अब कोच्चि सर ने कुछ रूल दिए हमें जिनका इस्तेमाल हमने स्टैटिस्टिक्स में बहुत बार किया है। आज पहले वो रूल समझाता हूं। कोच्चि सर कहते हैं कि अगर एक्सएन एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज करती है ए को, चलिए ठीक है, तो कन्फर्म ये कोच्चि सीक्वेंस होगी क्योंकि कन्वर्ज करेगी तो कोच्चि होगी। तो वो कह रहे हैं कि कन्फर्म अगर मैं यहाँ पे एक नई सीक्वेंस बनाऊं x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn डिवाइडेड बाय n, जिसको आप अर्थमेटिक मीन कहते हैं, ये भी कन्वर्ट करेगी ए को। सेकंड, कोच्चि सर ने बोला अगर एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज करती है ए को, लेकिन इस बार सीक्वेंस की सारी टर्म ग्रेटर देन 0 है, तो कंफर्म x1 इंटू x2 डॉट डॉट xn टू दी पावर 1/n भी कन्वर्ट करेगी ए को, जिसको आप ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सिंपल है। चलो बेटा आगे। मेरे बच्चों चलो आगे। चलिए, एक छोटा सा रूल लिखवा रहा हूं, शायद ये रूल मुझे यही लिख देना चाहिए था, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। हाँ, एक रूल लिखवा रहा हूं, यहीं पे लिख लो चाहे इसको, कोई बात नहीं। देखिए, हालांकि जो मैं लिखवाने जा रहा हूं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी सिमिलर सी टर्म है तो आप लेना देना कर सकते हैं आपस में। वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है एक्सएन such that xn is positive for all। आप थोड़ा सा बात समझना मेरे बच्चों, सीक्वेंस तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी हम जो रूल बनाते हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए होते हैं। तो जब भी मैं कोई चीज स्पेसिफिक करता हूं तो समझ लेना सुधीर सर की मजबूरी है, जो सुधीर सर कहना चाह रहे हैं वो इसी स्पेसिफिक बात के लिए कह रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है एक्सएन इज पॉजिटिव, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn टू दी पावर 1/n
कन्फर्म बराबर होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn प्लस 1 अपॉन xn के, provided that both limit exist। ये थोड़ा बात समझिए, जो बच्चे पहले से मेरी क्लास ले रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं इस बात को कि मैं कई बार ये चीज बोलता हूं कि मेरे बच्चों, कोई भी चीज की वैल्यू अगर हमने लिखी है वो तभी इक्वल मानी जाएगी जब वो एग्जिस्ट करती होगी। तो ऑब्वियसली बात है, ये चीज मैं बराबर तो लिख रहा हूं इसके, लेकिन बराबर तभी मानी जाएगी जब वो एग्जिस्ट करेगी। कई बार ऐसा हो जाता है, गौर से सुनिए, ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाती है लेकिन ये लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो बाबू बराबर कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते। ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये करती ही नहीं है, तो बराबर कैसे हो जाएंगे? अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर दोनों बराबर होंगे, ये गारंटी दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा, ये मैथमेटिशियन गारंटी दे रहे। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलो सर, Yes, समझ sir. में। बाबू क्लियर हुआ ना? Yes, sir. तो कुछ कुछ पिछले जैसा है, लेकिन पिछले से कोई लेना देना नहीं है इसका। वो कन्वर्जेंसी ऑफ एक्सन की बात करता है, ये कन्वर्जेंसी ऑफ एक्सन टू द पावर 1 अपॉन n की बात कर रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस और सिमिलरिटी सारी चीजें हमें देख के चलनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए अब टॉपिक लिखो जो जिसका हम वेट कर रहे थे काफी देर से, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। क्या है? लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है? और बिल्कुल सेम डेफिनेशन, क्योंकि लिमिट पॉइंट तो लिमिट पॉइंट होता है, चाहे वो सेट की बात चले या वो सीक्वेंस की। बस डिफरेंस ये होता है कि सीक्वेंस और सेट दो अलग अलग चीजें होती है। क्या अलग अलग डिफरेंस होता है? सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइट टर्म होती है, चाहे वो रिपीट हो रही हो। सेट में टर्म रिपीटेड नहीं लिखी जाती। चलो कोई बात नहीं। तो वो कह रहा है कि अगर मान लो आपके पास एक सीक्वेंस है xn, कोई दिक्कत नहीं है, और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जो p है वो इसका एक लिमिट पॉइंट है, वो एक लिमिट पॉइंट है, क्लेम कर रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? p इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस xn if and only if p minus epsilon p plus epsilon contains infinitely many points, infinitely many points of xn for all epsilon is greater than 0। और बताओ मेरे बच्चों, बोलजैनो के बाद यही चीज हमने सेट के रेस्पेक्ट में लिखी थी। A point is the limit point of the set if every neighborhood of that point contains infinitely many points of the set। समझ में आया? लेकिन वहां सेट का सिचुएशन था, यहाँ सीक्वेंस का सिचुएशन है। सेट में और सीक्वेंस में डिफरेंस होता है, तो सेम सेट के लिमिट पॉइंट अलग हो सकते हैं, सेम सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, अगर सीक्वेंस लिखूं -1 टू दी पावर n, तो इसके दो लिमिट पॉइंट है 1 और -1, लेकिन अगर यहीं पे इसको सेट कर दूं तो इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। और कल से ये बात समझा रहा हूं बार बार आपको, ताकि आप चीजों को समझ सके। बेटा क्लियर हुआ मेरे बच्चों? ओ बाबू, Yes, sir. चलिए अब दो तीन बातें। पहला पॉइंट, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कंफर्म वो लिमिट पॉइंट होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मींस अगर कोई लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का
क्योंकि लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा लिमिट नहीं हो सकती, एक से ज्यादा लिमिट नहीं हो सकती। तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्लियर है ये बात? हाँ जी बेटा, क्लियर है मेरे बच्चों ये बात? यस सर। अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे, और डिफरेंस समझना क्या है। अगर आपकी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट यूनिक होती है, तो कंफर्म यूनिक लिमिट पॉइंट बनेगा। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर किसी सीक्वेंस का यूनिक लिमिट पॉइंट है, तो क्या आप उसको लिमिट कह सकते हैं? पिछले वाले में मैंने यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं लिखा था, नीचे मैंने सवाल चेंज कर दिया। ऑब्वियसली बात है, अगर लिमिट है तो यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। इज द कन्वर्स ट्रू? अगर किसी सीक्वेंस का यूनिक लिमिट पॉइंट है, यूनिक लिमिट पॉइंट है, तो क्या वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी? यस सर, क्योंकि बी डब्ल्यू वो बोल स्ट्रास थ्योरम लगे। बाबू अगर तू ऐसे बोलेगा, बोल जानो की आत्मा फिर से मर जाएगी। लगता है सर कंफ्यूज हो गए, एक बार कोई समझाइए बात सर। नहीं मेरे चांद, कंफ्यूजन नहीं है। और कोई बच्चा बताओ क्या चल रहा है जीवन में? सर बाउंडेड होना चाहिए। क्या बाउंडेड होना चाहिए? यूनिक लिमिट पॉइंट होना से लिमिट पॉइंट मतलब अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है हाँ, तो वो जरूरी नहीं है कि वो लिमिट हो सकता है, क्योंकि बाउंडेड होना चाहिए। मतलब अच्छा, बाउंडेड लिख दी तो हो जाएगा, बाउंडेड लिख दी तो हो जाएगा। अगर बाउंडेड है और यूनिक लिमिट पॉइंट है तो पक्का वो एग्जिस्ट होगा, मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलो बात करते हैं, चलो बात करते हैं। मान लो एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है xn, और मैं डिफाइन कर रहा हूं 1/n when n is odd, ठीक है, when n is odd, और मेरे बच्चों 0 if n is even. Is this sequence bounded or not? Is this sequence bounded or not? यस सर, बाउंडेड। Very good. Is this sequence has a unique limit point or not? हाँ जी, is this sequence has a unique limit point or not? सर यूनिक लिमिट पॉइंट। Very good. मेरे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। Is this sequence convergent or not? Is this sequence convergent or not? भाई फिर तो एक सेकंड में कन्वर्जेंट होनी चाहिए ना, यूनिक लिमिट पॉइंट है, बाउंडेड भी है, तो एक सेकंड में कन्वर्जेंट होनी चाहिए ना फिर तो। जो बच्चे बोल रहे थे, दो बेटा समझ में आ रहा है, मेरा मेरा सवाल समझ में आ रहा है? हाँ जी। इज दिस सीक्वेंस कन्वर्जेंट और नॉट? नो सर, नो नो सर, कन्वर्जेंट मेरे नहीं। चांद, मेरे बाबू, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड द कन्वर्स इज ट्रू। द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। राजीव बेटा क्यों लग रहा है ऐसा कि कन्वर्जेंट नहीं है ये? सर क्यों लग जैसे रहा है? कि यन ऑड होगा, तो जैसे कि हम अगर कॉची क्राइटेरिया अप्लाई करें, तो हमारा कर दो, जैसे कि कर दो, कर दो, एक ईमेल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। जो मर्जी ले ले। एक बात बता, जब तू लिमिट लगाएगा, अगर मैं यहाँ 0 के बजाय 1 लिखता तो गड़बड़ हो जाती, लेकिन अगर 0 ही यस लिखा है सर, यस सर, तो जीरो पे ही दोनों जाएगा लास्ट में। हाँ, गलती समझ में आ गई ना? यस। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर ये Excellent. सीक्वेंस मोनोटोनिक तो नहीं है ना? जी बेटा, मोनोटोनिक तो नहीं है ना ये सीक्वेंस? नहीं मोनोटोनिक नहीं है, तो मोनोटोनिक की मैंने बात भी नहीं करी है, बाउंडेड की बात हो रही है। अगर मोनोटोनिक हो जाता तो वहीं पे, वो तो मोनोटोनिक हो जाता तो यहीं से बाउंडेड, यहीं से वो लिमिट हो जाता, फिर तो लिमिट पॉइंट का मुझे जिक्र ही नहीं करना पड़ता। यस सर। ठीक है ना? वेरी गुड। जिन बच्चों ने बाउंडेड वाली बात रखी, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, मतलब अच्छे बच्चे हो, है ना? वेरी गुड। चलो मैं आगे चलूं भाई। हाँ जी, आगे चलो मेरे बच्चों। अरे बोल दो, कुछ तो बोल दो। चलिए, दो छोटी छोटी बातें
एक होता है लिमिट सुपीरियर, एक होता है लिमिट इंफीरियर। अगर आप किताब पढ़ोगे तो पता नहीं बुक में एकदम गंदी सी डेफिनेशन दी हुई है, उतने गंदे हम है नहीं, किताब नहीं पढ़ते हैं। चलिए देखो, सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में दो तीन बातें होती है। हो सकता है सीक्वेंस का एक भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ना करता हो सकता है यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता हो सकता है 2 लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हो सकता है 3 लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हो। अच्छा, ऐसी कोई सीक्वेंस बता सकते हो जिसके 3 लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हो? जी बेटा, वेरी गुड, बनाना पड़ेगा सर। बना दो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बन गई या नहीं? यस चलिए, सर, बन गए। है ना, बन गई 1 सेकंड में। ओके, मजाक कर रहा था बेटा। तो एक्चुअली में ऐसी सीक्वेंस हो सकती है जिसके 3 लिमिट पॉइंट हो, 4 लिमिट पॉइंट हो, काउंटेबली इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट हो, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल। तो मेरे बच्चों, लिमिट सुपीरियर का मतलब होता है वो लिमिट पॉइंट जो सबसे बड़ा होता है। लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड लिमिट सुपीरियर। लिमिट इंफीरियर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट जो लिमिट पॉइंट होता है। स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड लिमिट इंफीरियर। चलो, डाउट हो तो बोलो। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ पर? बाबू क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। वेरी गुड। चलो, अब टॉपिक लिखो सब सीक्वेंस। क्या कल पढ़ा दूं? आज थोड़ा मामला ऐसे है, मुझे थोड़ा जानना है। हाँ बेटा, कल पढ़ा दूं तो दिक्कत तो नहीं? चलो पढ़ लो यार, अब तुम कहाँ मेरे को जाने लायक सर छोड़ो। सब सीक्वेंस खत्म कर दो आज। सब सीक्वेंस खत्म कर देते हैं बेटा, और बता तू, खुश रहो। सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस। चलिए, तो सब सीक्वेंस 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। बस एक चीज थोड़ा, किताब में पढ़ी है कभी सब सीक्वेंस की डेफिनेशन? अजीब सी दे रखी है, पता नहीं क्या, जी एंड सर। 1 एंड 2 एंड 3, छोटा बड़ा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्या क्या दे रखते हैं। अरे भाई सिंपल थोड़ा कर दो इसको, सेट हो जाएगा मामला। चलिए, सब सीक्वेंस आज आपको पढ़ाते हैं बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में, और खत्म कर देते हैं इसको, हम बाद में कर लेंगे। कभी आपने सबसेट पढ़े हैं, हाँ या ना? यस सर, वेरी गुड। चलो, पता होगा सबसेट के बारे में, क्या ही पूछूं। कभी आपने ऑर्डर्ड सबसेट पढ़े हैं? ऑर्डर्ड सबसेट, ऑर्डर्ड सबसेट यस सर, पढ़े ऑर्डर हैं? पर। यस सर, यस सर। बस 1 सेकंड में सब सीक्वेंस खत्म। एवरी ऑर्डर्ड सब कलेक्शन ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सब सीक्वेंस। 1 सेकंड में सब कुछ खत्म। बस ध्यान रखना, सीक्वेंस में से आपने कुछ ले लिया, सब बना दिया ना सब सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में से कुछ ले लिया, लेकिन वो जो लिया वो ऑर्डर में होना चाहिए। बस, जैसे सीक्वेंस कैसे होती है आपकी, x1 x2 x3 अप टू डॉट डॉट, है ना? मैंने बोला इसका ऑर्डर्ड सब कलेक्शन ले लो, जो आपका दिल करे। आपने बोला सुधीर सर मैं लूंगा पहली टर्म x10, ओके, x21, ओके, x400, ओके, x900, दैट्स इट। बस ध्यान रहे, ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। नाउ दिस इज कॉल्ड ए सब सीक्वेंस। तो क्या डेफिनेशन बना, वेरी सिंपल लैंग्वेज में, एवरी ऑर्डर्ड सब कलेक्शन इज कॉल्ड सब सीक्वेंस। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर मतलब ऑर्डरिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए क्या? हाँ, ऑब्वियसली बात है, ऑर्डर का तो मतलब ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि डिक्रीजिंग में थोड़ी ले लेगा, ऐसे थोड़ी ले लेगा। x50 ले लिया पहले, फिर x45 ले लिया, नो, ये थोड़ी ऑर्डर है। सीक्वेंस का ऑर्डर क्या होता है, x1 x2 x3 xn, ऐसे होता है ऑर्डर का। ऑर्डर का मतलब इससे मैग्नीट्यूड से नहीं है, ऑर्डर का मतलब होता है इससे, जो पहले आया वो पहले रहेगा, जो बाद में आया वो बाद में रहेगा, जो उससे बाद में आया वो उससे बाद में रहेगा। ऑर्डर का ये मतलब होता है, उनके मैग्नीट्यूड से मतलब थोड़ी होता है। हाँ या ना?
हाँ जी सर। आराम से समझिए, कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं है। तो अगर कोई भी ऑर्डर सब कलेक्शन आप लेते हैं वो बनती है सब सीक्वेंस। और मेरे बच्चों, सब सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स एन के। और एक्स एन के क्या होता है? kth टर्म ऑफ सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस, kth टर्म ऑफ सब सीक्वेंस। तो अगर एग्जाम्पल के रूप में मैं यही सीक्वेंस ले लूं तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस कैसे लिखी जाएगी? xn1, xn2, xn3, xn4 अप टू डॉट डॉट। तो टेक्निकली अगर आप देखें n1 किसके बराबर है? 10, ओके। n2 किसके बराबर है? 21, ओके। n3 किसके बराबर है? 400। n4 किसके बराबर है? n4 किसके बराबर है? 900। हाँ या ना? अप टू 100। बेटा ये बात क्लियर है आपको? क्लियर है आपको? फटाफट बोलो, क्लियर है ये? जी सर। अब एक चीज को नोटिस करो, ये इससे स्ट्रिक्टली छोटा है, ये इससे स्ट्रिक्टली छोटा है, ये इससे स्ट्रिक्टली छोटा है, अप टू 100। ठीक है? इसीलिए किताब में लिखा गया है, क्या लिखा गया है किताब में? कि अगर आपके पास एक्स एन एक सीक्वेंस है एंड एन के इज ए स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, तो कंफर्म एक्स एन के सब सीक्वेंस होगा। ये किताब का डेफिनेशन है, ये किताब का डेफिनेशन है। और उसी चीज को मैं आपको यहां समझा रहा हूं। समझ में? एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगर एक्स एन के सब सीक्वेंस है तो एन के कंफर्म ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा। यस, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 400 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 900 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब एन के कंफर्म ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा। नाउ दिस इज द वेरी फेमस सब सीक्वेंस। बेटा क्लियर हुआ यहां तक मेरे बच्चों? यस सर। वेरी गुड। अब एक सवाल है मेरा, डिस्कस कर ले थोड़ा सा। सवाल ये है कि मान लो एक सीक्वेंस है एक्स एन, तो क्या आप बता सकते हैं इसकी कितनी सब सीक्वेंस बन सकती है? इसकी कितनी सब सीक्वेंस बन सकती है? इनफाइनाइटली मैनी। फाइनाइट। इनफाइनाइटली मैनी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मान लो ये सीक्वेंस है एक्स एन जो कि कन्वर्ज नहीं करती है, सपोज फॉर एग्जांपल, तो क्या ये जरूरी है कि कोई ना कोई इसकी सब सीक्वेंस ऐसी जरूर होगी जो कन्वर्ज करेगी? हाँ या यस सर, यस सर। आंसर है नो। आंसर है नो। कोई दिक्कत नहीं, बोलजानो लगाऊंगा, अभी मैं बोलजानो लगाऊंगा। चलिए नो क्यों है अभी आंसर बताता हूं, लेकिन एक बात है, पहले एक बात समझता हूं। अगर ये सीक्वेंस है एक्सएन कन्वर्ज करती है ए को, तो मेरा एक सवाल है, क्या मैं ये कह दूं कि इसकी जितनी भी सब सीक्वेंस बनेगी फॉर ऑल सब सीक्वेंस एक्शन के कंफर्म कन्वर्ज करेंगी ए को? इज इट ट्रू और नॉट? हाँ सर। ट्रू। वेरी गुड। इज द कन्वर्स ट्रू? इज द कन्वर्स ट्रू? नो सर। वेरी गुड। आंसर है यस। आईफोन मेरे बच्चे, ओ हाँ आंसर है सर, मतलब है? हर एक सीक्वेंस अगर एक ही लिमिट पे कन्वर्ट करेगा तो हो जाएगा। अरे बाबू, हाँ समझ सब गए। सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ कन्वर्स की बात कर, कन्वर्स ट्रू है ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक हाँ है, अभी बात ट्रू। खत्म, डिस्कशन खत्म। ठीक है, एक तो बात ये है, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप कन्वर्स पे जाना चाहते हैं, यहां से यहां जाना चाहते हैं, तो बाबू आपको तो यार इनफाइनाइट सीक्वेंस सब सीक्वेंस बनेगी, सबकी कन्वर्जेंसी चेक करनी पड़ेगी, और वो एक ही पॉइंट को कन्वर्ट करे। साला गड़बड़ सी नहीं लग रही तुम्हें? इससे अच्छा तो हम इजी कन्वर्जेंसी चेक कर ले। हाँ या ना? सही है बात? चलिए, अब मैथमेटिशियन ने एक रूल बनाया,
अब वो रूल सुनो। अगर एक सीक्वेंस है एक्सएन कन्वर्ट करती है ए को, तो कंफर्म इवन नंबर की सीक्वेंस भी ए को कन्वर्ट करेगी एंड ओड नंबर की सीक्वेंस भी ए को कन्वर्ट करेगी। ये बात मानोगे? यस, क्योंकि ऊपर वाले के अकॉर्डिंग अगर एक्सएन ए को कन्वर्ट करती है तो सारी सब सीक्वेंस कन्वर्ट करेगी, तो ये भी एक सब सीक्वेंस है और ये भी एक सब सीक्वेंस है, तो दोनों सब सीक्वेंस ए को कन्वर्ट करेंगी। यू गेट माय पॉइंट? यस सर। माय क्वेश्चन इज द कन्वर्स ट्रू? इज द कन्वर्स ट्रू? अगर कन्वर्स ट्रू है तो ये काम तो बहुत आसान हो गया। यहां क्या था, सारी काउंटेबल इनफाइनाइट सब सीक्वेंस को चेक करना था, यहां तो सिर्फ दो को करना है। अगर कन्वर्स ट्रू है तो सिर्फ इन दो को करना है। कन्वर्स ट्रू हो जाएगा सर। वेरी गुड, कन्वर्स ट्रू है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, अगर किसी सीक्वेंस की दो सब सीक्वेंस, एक इवन टर्म की और एक ओड टर्म की, कन्वर्ज करती है एंड कन्वर्जेस टू द सेम पॉइंट, तो कन्फर्म ओरिजिनल सीक्वेंस उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, ये गारंटी है। सारियों को चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। बेटा चलो आगे, मेरे बच्चों चलो आगे। यस हाँ सर। सर। अब देखिए, अब बोल्जानो का कमाल देखिए। अच्छा, बोल्जानो ने क्या बोला था पिछली क्लास में? एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट ऑलवेज हैज ए लिमिट पॉइंट। ये बोल्जानो ने बोला था, याद आया कल की बात बोल्जानो की? यस सर। यस। है ना? अब वो उसका कमाल देखिए। मैं कह रहा हूं कि अगर एक सीक्वेंस है मेरे पास एक्स एन, जो कि कन्वर्जेंट तो नहीं है, अगर कन्वर्जेंट होती तो इसकी सारी सब सीक्वेंस कन्वर्ज करती। ये कन्वर्जेंट नहीं है, बट ये बाउंडेड है, बट ये बाउंडेड है, समझ गए? तो मेरे बच्चों, देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सब सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट। ठीक है? तो जो मेरा बच्चा बोल रहा था उसका आंसर वहां पे गलत था, क्योंकि वहां पे मैंने कोई भी आर्बिट्री सीक्वेंस लिखी थी। मैंने ये नहीं बोला था कि वो बाउंडेड है। जब आपने बोला था हाँ सर एक सीक्वेंस तो कंफर्म कन्वर्जेंट मिलेगी, नो, ये बोल्जानो ने बोला। बोल्जानो ने क्या बोला था? एवरी इनफाइनाइट सेट विच इज बाउंडेड कंफर्म हैज ए लिमिट पॉइंट। सेम चीज है यहाँ, सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट टर्म होते हैं, यस, और वो बाउंडेड हो गई तो उसका लिमिट पॉइंट मिलेगा। अब जितने उसके नेबरहुड में आएंगे उन सबको मैंने लेके सब सीक्वेंस बना ली, तो वो उसी को तो कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा तभी वैलिड है जब बाउंडेडनेस होती है। भाई समझ में आया मेरे बच्चों? समझ में आया कुछ बातें? बेटा क्लियर हुआ? आईफोन मेरे बच्चे, Yes, sir. बात क्लियर हुई तेरे? हाँ जो तू सर, कह रहा था अब तो नहीं है ना कोई डाउट? नो 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 सर, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो पूछो, कल से हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। बोलो भाई, मैं पूरा मतलब देखो भाई, ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि सुधीर सर आप कोर्स भगा रहे हो, कभी यहां से उठा लिया, कभी कुछ पढ़ा दिया, कभी कुछ पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है ना, सीक्वेंस में चल रहा सब कुछ। यस सर। सर एक बार वो समझाइए, जैसे कि एक सीक्वेंस है वो ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो उसका जो पार्शियल टर्म का जो अरिथमेटिक मीन है वो भी ए पे कन्वर्ज करेगा, वो भी। वो तो कोची फर्स्ट कर रहा हूं, समझाना क्या यस है? सर। यस वो सर। तो ये था कि अगर मान लो एक्शन है और वो ए को कन्वर्ट करता है, तो कंफर्म एक अगर हम नई सीक्वेंस बनाए पार्शियल सम्स की, x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn डिवाइडेड बाय n, तो ये भी ए को ही कन्वर्ट करेगा। एक्चुअली जो कन्वर्जिंग पॉइंट होता है ना हमारा, वो स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल वैल्यू होता है, और दैट्स व्हाई हम सेंट्रल वैल्यू ही निकालते हैं। और सेंट्रल वैल्यू कैसे निकलती है? इस फॉर्मूले से निकलती है, क्योंकि ये नई सीक्वेंस जो आपने बनाई वो कन्वर्ज करती है। ये मैंने उस दिन मैंने पूछा था आपसे, आज भी ये मैंने डेमो क्लास में मैं जनरली ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। उस दिन सर आप बोल दिए थे कि कोची से रिलेटेड है, लेकिन आप बताए नहीं थे, तो आज एक्सप्लेन कर अच्छा, ऐसा तो Yes. मैंने पूछा तो था यार तुमसे, तुम मना कर देते तो मैं पूरा
प्रॉपर बता देता है इसको अच्छे से। चलो फिर Yes, कल कल याद दिलाना, ये क्योंकि ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। अगर यस सर, यस सर, 10 मिनट जरूर लगेंगे लेकिन मजा आ जाएगा आपका कि सुधीर सर Yes. ठीक है यार समझ गए ना? तो मजा का मतलब पढ़ाई में मजा आता है ऐसा नहीं है चलिए मेरे बच्चों थोड़ा निकलता हूँ मैं, है ना? भाई कोई डाउट है अभी आपका, कोई किसी बच्चे का? सब बढ़िया चल रहा है? चलो फिर गुड नाइट। सर आपसे कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल मेरे से पढ़ना है? सर आप कवर करोगे ना उसको? बाबू कोशिश तो पूरी करूंगा, पर अगर नहीं कोशिश कर पाया तो तेरे को वैसे पढ़ा देंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल, पर तेरे सारे कॉन्सेप्ट फिर हिल जाएंगे। दिक्कत ये है फिर तू ये मत कहना कि सुधीर सर ये क्या पढ़ा दिया आपने, हम तो गायब हो गए पीछे से है ना? पढ़ा तो मैं दूंगा तुझे ऐसा बहुत होता है मेरे साथ क्लास में। चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड ओके मेरे सर। बच्चे, पढ़ाऊंगा लेकिन आपको। सर इसको अरिथमेटिक मीन से कल वो कर दीजिए, रिलेट कर दीजिए क्यों कल मैं कर दूंगा अरिथमेटिक। बाबू, बस मेरे याद दिला दिए तू। यस सर, यस सर, मेरे चीजें याद नहीं रहती, बस मुझे यस उसका सर, नाम याद रहता है, बाकी मुझे कोई चीजें याद नहीं रहती यस सर, यस सर। याद दिला लू करा, यस सर, हाँ हमें भी लगता है ऐसा चलिए सर हमने आपको कल जो टॉपिक भेजा था वो व्हाट्सएप में, वो सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे। वो कौन सा टॉपिक भेजा था बेटा? वो ऑर्थोगोनलाइजेशन वाला? ग्राम श्मिट हाँ, ऑर्थोगोनलाइजेशन। ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन, चलो वो बाद में पढ़ा देंगे, मतलब ऐसा वो छूट गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा उतना। वैसे उसके क्वेश्चन होते नहीं है एग्जाम में, बट फिर भी पढ़ा देंगे हम, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं, बहुत लेंदी, मतलब उनको करने बैठोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट करा देंगे, ऐसे तो लोड मत ले बेटा बिल्कुल भी। चलिए और बताइए, सर उसका क्लियर है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब डिफिकल्ट मेरे लिए, कहीं ठीक से पढ़ाया नहीं है ना उसको, चल कोई बात नहीं बेटा, इसलिए। मैं अरे पढ़ा दूंगा, तू इतनी इतना टेंशन मत लो, है ना? चल भाई, और तो कोई डाउट नहीं है किसी का? राजीव बेटा कल फिर याद दिला देना मुझे, है ना? जब मैं आऊंगा यस सर, पहले बोल देना कि ओके सुधीर सर ये थोड़ा एक बार बता दो। चलो ओके, गुड नाइट।